आदाब। पेश खिदमत है एक अफसाना, मंटो का अफसाना। उन्वान है आंखें। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थीं। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, उन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थीं, लेकिन उसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरे इस अफसाने को उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज़ ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पहम इसरार पर मुझे जाना पड़ा कि मैं अपने मरने वाले अजीज़ को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए, मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम ही से मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बंबई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल ले जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस था। मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थीं। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि अगर आपसे कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते, निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बुर्का पहने हुए थी मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में, जो बड़ी थी न छोटी, सियाह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थीं जो पसंद आई थीं। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां लिए चलता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक का पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ हैं। दरवाज़ा बंद था और बाहर
मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से तेज और तुंद आवाज आई, कौन है? दरवाजा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाजा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गई। ओहो, तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ अंदर। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट का पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग करी और उन्हें रुखसत किया। उसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर हैं, उसने कहा कि एक्सरे ले लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आईं। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखती रही। इसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुई, छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी थीं, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज़ पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा? डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगिया में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। इसे जहां तक मैं समझता था, इस बात का यकीन था कि लड़की से मेरा ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थीं। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो टांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर टांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेस का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोस्त दिखाई नहीं देता था, सिर्फ एक ढांचा नजर आता था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबित और सालिम थीं, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कि कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और आप अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूं। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम कुंगवाई हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा
پرکشش ہو گئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھیں، لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پر تھیں بے حد پرکشش تھیں۔ معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی۔ میں اس سے پیشتر عرض کر چکا ہوں کہ وہ قطعاً خوبصورت نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کھب رہی تھیں۔ میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کو جو اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی ایک آنکھ کو ڈھانپ رہی تھی انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پر چسپاں کر دی۔ اس نے برا نہ مانا۔ میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہوئی، تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس بازار میں۔ ٹانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ تھا۔ ٹانگا رک رک کر چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ گڑھے تھے اس لیے زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھوں سے ٹکراتا اور میرا جی چاہتا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے ٹانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب ٹانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو ٹانگے کے پاس ہی تھا۔ یہ کھڑا تو ہے؟ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے اتار تو دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ میں سخت متحیر تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ بہت بہت شکریہ۔ آداب۔ پیش خدمت ہے ایک افسانہ، منٹو کا افسانہ۔